left side of B and right side of A. Both answers are same. The question is same, only the परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री जो यूज कर रहे हैं ये वाला, ये इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंसेस ट्रिग्नोमेट्री को यूज कर रहे हैं, फोर्सेस के फॉर्म में यूज नहीं कर रहे। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, उसका एक्स भी निगेटिव है, उसका वाई भी निगेटिव है, तब रिजल्टेंट इस तरह से दिखेगा। तो ये मेथड यूज करो, वहां से एक्स बार और वाई बार मिल जाएगा, या तो आप ये मेथड यूज करो, वहां से भी एक्स बार और वाई बार निकाल सकते हो। तो पेन को यहां से उठाएंगे और कौन सा मूवमेंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए, क्लॉकवाइज आना चाहिए। तो पेन को यहाँ पे उठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे। सो हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू बैक इन दिस लेक्चर सीरीज ऑन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। हमने लास्ट सेक्शन में क्या पढ़ा था, हमने रिजल्टेंट फाइंड करना सीखा था मेथड ऑफ रिजोल्यूशन यूज करके। कौन से फोर्स सिस्टम के लिए पढ़ा, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज का सेशन जो है हमारा, वो हमारा जनरल फोर्स सिस्टम के लिए रहेगा। तो जनरल फोर्स सिस्टम को मेथड ऑफ रिजोल्यूशन यूज करके उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड आउट रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट हमें पता है क्या है, व्हाट इज रिजल्टेंट, कि भाई अगर नंबर ऑफ फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं तो वो सारे फोर्सेस मिला के क्या कर रहे हैं, ये हमें रिजल्टेंट से पता चलता है। तो जनरल फोर्स सिस्टम भी हमें याद होगा क्या है, कि भाई अगर किसी, अभी ये सब कुछ हम प्लेनर पढ़ रहे हैं ना, यू नो, ये सब कुछ क्या है, प्लेनर के लिए चल रहा है। स्पेस फोर्स सिस्टम हमने अभी हाथ नहीं लगाया है, हम सिर्फ प्लेनर फोर्स सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो प्लेनर फोर्स सिस्टम में अगर जनरल फोर्स सिस्टम निकालना है मुझे, तो क्या, उसमें सारे फोर्सेज जो रहेंगे वो किसी एक पॉइंट पे नहीं आएंगे, मतलब वो कॉन्करेंट नहीं रहेगा। दैट इज जनरल फोर्स सिस्टम। मतलब उसमें कुछ फोर्सेज जो रहेंगे वर्टिकल हो सकते हैं, कुछ फोर्सेस हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं, कुछ फोर्सेस इंक्लाइन हो सकते हैं, यस। लेकिन द कंडीशन इज व्हाट, द फोर्सेस शुड नॉट कम एट अ कॉमन पॉइंट। तो ये अगर समझो ये दोनों फोर्सेस यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये तीसरा फोर्स उस पॉइंट में से नहीं जा रहा है, तो इसे बोलेंगे जनरल फोर्स सिस्टम। ऐसा प्लेनर जनरल फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, ये आज का लेक्चर में हम देखने वाले हैं। कौन से मेथड से देखेंगे, मेथड ऑफ रिजोल्यूशन, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, मेथड ऑफ रिजोल्यूशन पढ़ा, किसके लिए पढ़ा, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए पढ़ा, लास्ट लेक्चर में याद होगा आपको। तो उसके जो सारे स्टेप्स है, वो सारे के सारे स्टेप्स इसके केस में भी एप्लीकेबल है, एज इट इज एप्लीकेबल है। क्या क्या करते थे हम, याद होगा आपको। किसी भी जनरल फोर्स सिस्टम का प्रॉब्लम शुरू करने से पहले वो स्टेप्स याद दिलवाता हूं, किसके लिए यूज किए थे हमने, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए। क्या करते थे हम, पहला स्टेप में हम उसका समेशन एफएक्स निकालते थे, याद होगा। व्हाट इज इट, समेशन एफएक्स। सारे एक्स डायरेक्शन, मतलब सारे फोर्सेस को हम रिजोल्व करते थे एक्स और वाई में, और उसके सारे एक्स वाले कंपोनेंट्स को समेशन करते थे। समेशन इज व्हाट, एडिशन विथ साइन कन्वेंशन। उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद उसका समेशन एफ वाई निकालते थे। सारे वाई डायरेक्शन के फोर्सेस, ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस लेते थे, नीचे जाने वाले फोर्सेस माइनस लेते थे। समेशन एफ एक्स करते टाइम पे इस डायरेक्शन में जाने वाले फोर्सेस प्लस लेते थे, माइनस एक्स के डायरेक्शन में जाने वाले फोर्सेस को माइनस लेते थे, याद है। समेशन एफ एक्स और एफ वाई निकाल लेते थे पहले, देन उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद उसका रिजल्टेंट निकालते थे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, क्योंकि ये दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और तीसरी साइड जो ट्रायंगल की बनती है वही रिजल्टेंट होती है, याद है, लास्ट लेक्चर पढ़ा है। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया है पहले वो सुनिए, बाद में इस लेक्चर पे आइए, ठीक है। तो अभी रिजल्टेंट निकालने के बाद क्या करना होता है, थीटा। थीटा मतलब क्या, हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से निकालते हैं। तो हर बार यहाँ पे आपको मैंने बताया था ट्रिक, ये एफ एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, तो इसलिए इसका प्लस माइनस साइन से कोई संबंध नहीं है। आप इसकी जो मैग्नीट्यूड आएंगी उनको डायरेक्ट डाल देना है। इसके प्लस माइनस साइन का यूज क्या होता है, अगर ये प्लस है तो समझना ये पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, अगर माइनस है तो समझना ये निगेटिव एक्स में जा रहा है। इस तरह से ब्रैकेट में आपको एरो दिखाने के लिए बोला था मैंने। अगर ये प्लस है तो ये ऊपर जाता है, अगर ये माइनस है तो ये नीचे आता है, यस। सो दिस इज प्लस, दिस इज फॉर माइनस, याद है। फिर इसका एक बार इसने आपने ये साइन लगा दिया तो इसके बाद ये प्लस माइनस का काम खत्म हो गया। उनके वैल्यूज को यहाँ पे डालोगे तो रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, जो हमेशा क्या रहेगी, प्लस रहेगी, या हमेशा क्या रहेगा, आंसर पॉजिटिव रहेगा। उसी तरह से थीटा हम निकालते थे टैन थीटा करके, याद होगा। टैन थीटा कहाँ से आता है, सब कुछ हमें पता है कि भाई अगर समेशन एफ एक्स इस तरह से है, समेशन एफ वाई अगर इस तरह से है, तो हमारा रिजल्टेंट इस तरह से होता है। और ये एंगल क्या होता है, एक्स डायरेक्शन से, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से रिजल्टेंट का एंगल, मतलब हमारा थीटा होता है हमेशा। तो थीटा क्या आता है, मॉड ऑफ समेशन एफ वाई, साइन को लेने की जरूरत नहीं है, अपॉन मॉड ऑफ समेशन एफ। ये हमारे 4 स्टेप्स करके हम कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, याद है आपको। अभी ये सारे स्टेप्स एज इट इज हमें फॉलो करने हैं, जनरल फोर्स सिस्टम के लिए भी करने हैं। लेकिन इसमें क्या ऐड हो जाएगा, अभी होता क्या था कि कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम होने की वजह से, क्या हो जाएगा, आपके जितने भी सारे फोर्सेस रहेंगे वो एक ही पॉइंट से जाने वाले हैं। इस वजह से क्या होता था, उसका रिजल्टेंट भी उसी पॉइंट से जाएगा, मतलब ये सारे फोर्सेस हो गए समझो,
तो उनका रिजल्टेंट कौन से पॉइंट से जाएगा, उनका रिजल्टेंट भी इसी पॉइंट से जाएगा। तो उसका लोकेशन ढूंढने की जरूरत नहीं होती थी, सिर्फ आपको क्या ढूंढ के देना है, उसका एंगल ढूंढ के देना है, उस एंगल को पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंट कर लो, उसी पॉइंट में से रिजल्टेंट पास हो जाएगा। इसलिए उसका रिजल्टेंट का लोकेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, लोकेशन वही पॉइंट आता है जिसपे वो सारे फोर्सेस काम कर रहे थे। ये सब कुछ किसके लिए एप्लीकेबल है, दिस इज फॉर कॉन्करेंट फोर्स। ये मैंने रिवीजन करके दिया लास्ट लेक्चर का। अभी आज का लेक्चर क्या है हमारा, जनरल फोर्स सिस्टम, मतलब सारे फोर्सेस एक पॉइंट पे नहीं आएंगे। तो अगर सारे फोर्सेस एक पॉइंट पे नहीं आएंगे तो उसका लोकेशन ढूंढना पड़ेगा ना रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट कौन से पॉइंट से जाएगा ये हम बता नहीं सकते डायरेक्टली, तो उसके लिए उसका लोकेशन ढूंढना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं जनरल फोर्स सिस्टम समझाने के लिए। मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, उसी से आपको समझा देता हूँ। तो एक आपको जनरल फोर्स सिस्टम दिया हुआ है, इसमें पहले ऑब्जर्व कर लो कोई कॉन्करेंट फोर्स तो नहीं है, सारे फोर्सेस एक पॉइंट पे आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे, मतलब ये जनरल फोर्स सिस्टम है। इसमें कोई इंक्लाइन फोर्स है क्या, सो दैट उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इंक्लाइन भी फोर्स नहीं है, सारे फोर्सेस परपेंडिकुलर, एक तो वर्टिकल है एक तो हॉरिजॉन्टल है, मतलब रिजोल्यूशन की भी जरूरत नहीं है ठीक से, ठीक है। तो पहला स्टेप हम क्या करते हैं हर बार, पहला स्टेप हम शुरू करते हैं समेशन एफ एक्स इक्वल टू फाइंड करना है। तो सारे एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस देखो, उनका एडिशन करना है विद साइन कन्वेंशन। तो अभी 40 न्यूटन ऊपर जा रहा है तो वो नहीं आएगा एक्स में, 29 न्यूटन उधर जा रहा है प्लस में, तो प्लस 29 ले लिया। आगे पढ़ो, ये 32 न्यूटन नीचे जा रहा है तो नहीं चलेगा। हाँ 24 न्यूटन पीछे आ रहा है, मतलब माइनस लेना पड़ेगा। सो एडिशन विद साइन कन्वेंशन समेशन एफ एक्स मिल गया, कितना मिल रहा है देखो, 29 माइनस 24 दैट इज प्लस 5 न्यूटन। अभी ये प्लस का मीनिंग क्या हो गया, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाने वाला है, इतना ही इसका मीनिंग है। यहाँ पे काम इसका खत्म हो गया, प्लस को भूल जाएंगे अभी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, बहुत बार कर चुके अभी, खुद को आना चाहिए अभी, करो फटाफट। ये 40 न्यूटन ऊपर जा रहा है तो प्लस लूंगा मैं, आगे कौन है देखो 32 न्यूटन नीचे जा रहा है तो माइनस लूंगा, और ये बाकी दोनों क्या है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है तो वाई में नहीं आएंगे, ठीक है ना। कितना आता है देखो इसका आंसर, 42 माइनस 38 इट इज प्लस 08। तो ये प्लस का मीनिंग क्या है, ये वर्टिकल अपवर्ड है, वर्टिकली अपवर्ड है। जैसे ही हमको ये दो चीजें पता चलती है, ये दो एरो पता चलने के बाद हम रिजल्टेंट का ओरिएंटेशन ढूंढ सकते हैं। कैसे देखो, तो एफ एक्स का एरो क्या है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो उसको मैंने प्लॉट कर लिया, दिस इज समेशन एफ एक्स, कितना है 5 न्यूटन है, और समेशन एफ वाई कितना है 8 न्यूटन है, थोड़ा बड़ा है उससे तो उसकी लेंथ थोड़ी बड़ी रहेगी, लेकिन वो वर्टिकली अपवर्ड है तो ये समेशन एफ वाई हो गया। अगर इन दोनों एरो से मुझे क्या पता चल रहा है, मेरा रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में से कहीं जाने वाला है, जो कि मैं पैरेललोग्राम लॉ यूज करके फाइंड कर सकता हूँ। ये मेरा रिजल्टेंट मिल गया, इसका ओरिएंटेशन मिल गया। अभी हमें तक एग्जैक्ट पता नहीं है कितना एंगल है, तो ये वहाँ से ये एंगल भी हम निकाल सकते हैं। तीसरा और चौथा स्टेप हमारा वही होता है कि हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उसका ये एंगल फाइंड करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये दो एरोज से हमको ये डायग्राम निकाल के रखना है हर बार, ये दो एरोज मिलने के बाद हमें इस तरह से ओरिएंटेशन उसका ढूंढ के रखना है। कितने पॉसिबल ओरिएंटेशन आने वाले हैं, 4 ही आने वाले, एक तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, एक तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, एक तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। ये चीज़ हमें इन दोनों एरोज से पता चल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद मैथमेटिकली आर की वैल्यू फाइंड कर लो, मैग्नीट्यूड कितना आता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर, पुट बोथ वैल्यूज एंड टेल मी द आंसर। मेरे साथ करो, बोलो कितना आता है, इट कम्स 9.43 न्यूटन। हो गया यहाँ तक। देन थीटा निकालो, थीटा क्या होता है tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ समेशन एफ वाई बाय समेशन एफ एक्स। करो और बताओ मुझे कितना आता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 58 डिग्री। यहाँ तक समझ में कोई अड़चन है नहीं। अब ये स्टेप्स तो हमारे सेम ही है, पहला कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम और जनरल फोर्स सिस्टम में ये चारों स्टेप सेम ही है। अब इसमें क्या बदल जाता है कि उन्होंने हमें पूछा है कि पॉइंट ए के विद रिस्पेक्ट टू हमारा रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा वो बताओ। मतलब क्या, पॉइंट ए के राइट साइड में आएगा लेफ्ट साइड में आएगा, ओरिएंटेशन तो फिक्स हो चुका है अभी, ऐसा ही जाने वाला है, ऐसा नहीं जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा, इसका ओरिएंटेशन फिक्स हो गया। तो ये फिक्स होने के बाद इसको मुझे लेके जाना है अभी, और ये बॉडी के ऊपर ये कहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, या यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, कहाँ पे लग रहा है, एंगल तो वही है लेकिन जगह कुछ भी हो सकती है। तो वो जगह कहाँ है, पॉइंट ए के राइट साइड में है या पॉइंट ए के लेफ्ट साइड में है, वो हमें ढूंढना है। और कितने डिस्टेंस पे है, पॉइंट ए के नजदीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, या यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये लोकेशन उसका लोकेट करके देना, ये हमारा प्रॉब्लम का आधा हिस्सा हो गया। तो वो अगर मैं अब समझाने के लिए क्या करता हूँ, एक रैंडम लोकेशन आपको अज्यूम करके फिर समझाता हूँ। समझो अगर हमारा ये रिजल्टेंट जो है, जो हमने ये ओरिएंटेशन फाइंड करके रखा है, ये रिजल्टेंट का ओरिएंटेशन ऐसा है। अभी ओरिएंटेशन तो फिक्स हो गया, 58 डिग्री पे आएगा ये। अब ये 58 डिग्री का रिजल्टेंट आपका इस तरह से आ रहा है समझो, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये आपका रिजल्टेंट हो गया समझो, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन और ये एरो हो गया। अभी हमें ये लोकेट करके देना है, मतलब ये पॉइंट ए से कितने डिस्टेंस पे है। तो पॉइंट ए से कौन कौन सा डिस्टेंस कैसे कैसे लोकेट कर सकता हूँ, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ
और उस परपेंडिकुलर की लेंथ बता देता हूँ कि डी की लेंथ, समझो उस लेंथ को मैं डी बोलता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डी बोलता हूँ, और ये डी का डिस्टेंस दे देता हूँ तो भी चलेगा, हो गया, फिक्स हो गया पॉइंट, लाइन तो फिक्स हो गया। एंगल पता है, डिस्टेंस डी पता है, तो आपका लाइन हिलेगा नहीं यहाँ से भी। ये भी एक मेथड हो गया। दूसरी तरीके से क्या कर सकता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट से पूछा है ना मुझे, पॉइंट ए से कहाँ पे है वो लोकेशन, अभी ये लेफ्ट साइड में आ रहा है, हमने एज्यूम किया कि लेफ्ट साइड में आया तो ऐसा दिखेगा। तो एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है वो पूछा अगर उसने, तो उसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ए से पास होने वाले एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कट कर रहा है, तो इस पॉइंट का ओरिजिन, मतलब ओरिजिन कौन हो गया अभी इस केस में, हमारा पॉइंट ए हमारा ओरिजिन हो गया। तो उस केस से एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक्स बार, इसकी वैल्यू कितनी है वो पूछ सकते हैं, या एक्स बार और वाई बार मतलब वाई एक्सिस, अगर उस पॉइंट में से वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल लाइन पास करूंगा तो ये पॉइंट वाई एक्सिस को यहाँ पे कट करेगा, तो ये डिस्टेंस जो रहेगा आपका वो वाई बार होगा। वो क्या होगा, वाई बार होगा। तो आपको वो पूछ सकते हैं कि भाई एक्स बार और वाई बार कितना है, ऐसा क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि फाइंड आउट एक्स बार एंड वाई बार, फाइंड आउट एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। तो उस केस में आपको ये डिस्टेंस ढूंढ के देने पड़ेंगे, या तो आप ए डी डिस्टेंस भी ढूंढ के दे सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ तक इस तरह से हम इसको लोकेट कर सकते हैं। ये हमारा अगला स्टेप रहेगा कि एक्स बार की वैल्यू कितनी है, वाई बार की वैल्यू कितनी है, या डी की वैल्यू कितनी है, ये ढूंढने के लिए क्या लगेगा तो मैं अभी समझाता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होने वाला है, ये चार चीजें तो हमारे पास होने वाली है। क्या क्या होने वाला है, समेशन एफ एक्स, एफ वाई, आर एंड थीटा। तो उसको लेता हूँ आगे, आगे समझाता हूँ। व्हाट I have summation fx, I have summation fy, I have resultant magnitude, I have its direction from x axis। इतनी चीजें मेरे पास है। अब मुझे क्या करना है, उसका लोकेशन फाइंड करना है। यहाँ से मुझे और एक चीज पता है, यहाँ से उसके साइन से मुझे fx की जो साइन है वहां से मुझे पता चलने वाला है कि वो प्लस एक्स में है या माइनस एक्स में है। तो अभी समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको प्लस एक्स में है ऐसा अज्यूम करता हूँ, और उसी तरह से समेशन एफ वाई की जो वैल्यू है वो भी मुझे पता है, समझो वो प्लस वाई में है मतलब ऊपर है। ये दोनों भी चीज़ें मुझे डायरेक्शन से मतलब साइन ऑफ एक्स एफ एक्स एंड एफ वाई से पता है। अब मुझे फाइंड करना है कि भाई ये रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर। समझो मेरा पॉइंट मुझे दे दिया ये वाला, इस पॉइंट के हिसाब से मतलब इस पॉइंट को नाम देता हूँ ए। लोकेट योर रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ए, ए से कहाँ पे आपका रिजल्टेंट आएगा इसको लोकेट करना है। तो इसके लोकेट करने के दो मेथड्स है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी यूज करके भी मैं लोकेट कर सकता हूँ, या तो मैं एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट लोकेट करके भी मैं कर सकता हूँ। तो मैं दोनों मेथड पहले पढ़ा देता हूँ, बाद में उसमें से कौन सा हम यूज करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स में वो बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो पहली चीज तो बेसिक समझ लो क्या है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे रिजल्टेंट का लोकेशन ए या विथ रिस्पेक्ट टू ए ढूंढना है। तो पहले यहाँ से तो मुझे एक चीज पता चल रही है कि ये रिजल्टेंट कहाँ जाने वाला है, बताओ मुझे। ये अगर एफ एक्स है और ये अगर एफ वाई है तो रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में जाने वाला है, ऐसा कुछ जाने वाला है। एंगल डिपेंड करता है इनके वैल्यूज के ऊपर, एफ एक्स कम रहेगा तो एंगल इस तरह से रहेगा, एफ एक्स ज़्यादा रहेगा तो ये एंगल कम रहेगा, ठीक है। एंगल डिपेंड करता है, लेकिन ओरिएंटेशन तो यही होने वाला है। तो ये हमारा रिजल्टेंट का ओरिएंटेशन हमें पता चल गया है, ठीक है। अभी हमें चेक करना है कि ये पॉइंट ए से इधर जाएगा या इधर जाएगा। डायरेक्शन तो फिक्स हो गया ना, मतलब ओरिएंटेशन तो फिक्स हो गया। अभी ये इधर लगेगा या इधर लगेगा और कितने दूर जाएगा, ये कितने दूर जाएगा ये ढूंढना है। उसके लिए हमें यूज करना है वेरिग्नॉन्स थ्योरम। वेरिग्नॉन्स थ्योरम क्या बोलता है, तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सारे फोर्सेस देखो कौन कौन है, 24 न्यूटन, 40 न्यूटन, 29 न्यूटन और 32 न्यूटन। ये सब मिलके पॉइंट ए के अबाउट जो मोमेंट क्रिएट करेंगे वो मोमेंट उनका रिजल्टेंट भी करेगा, सही है। ये रिजल्टेंट हो गया आपका, तो ये आपका रिजल्टेंट है। तो वेरिग्नॉस थ्योरम क्या बोलता है कि 24 न्यूटन, 40 न्यूटन, 29 न्यूटन एंड 32 न्यूटन ये सब मिलके इनका सबका मूवमेंट कहाँ पे लेना पड़ेगा, पॉइंट ए के अबाउट लेना पड़ेगा। इनका समेशन अगर मैं करता हूं तो उतना ही मूवमेंट आपका रिजल्टेंट भी उसी पॉइंट के अबाउट करेगा। ये कौन बोलता है, वेरिग्नॉस थ्योरम बोलता है। हमने पढ़ा है, अगर नहीं याद आ रहा है तो आपको उसके लिए लेक्चर देखना चाहिए, वेरिग्नॉस थ्योरम क्या है वो एक बार रिवाइज कीजिए, फिर यहाँ पे आइए। अगर आप ये लेक्चर डायरेक्ट देख रहे हो तो आपको वेरिग्नॉस थ्योरम पता होना चाहिए। क्या बोलता है वेरिग्नॉस थ्योरम कि भाई रिजल्टेंट का मूवमेंट मतलब बाप का मूवमेंट जो है, ये आप बाप है, ये सारे उसके बेटे हैं, तो पिताजी का जो मूवमेंट रहेगा पॉइंट ए के अबाउट वो उसके सारे बेटों का मूवमेंट का समेशन रहेगा। ये वेरिग्नॉस थ्योरम है। तो क्या बोल रहा मैं, मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट कौन सा पॉइंट, अबाउट ए पॉइंट मस्ट बी सेम एज समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल इट्स कंपोनेंट अबाउट द सेम पॉइंट। हो गया। तो इसके वैल्यू फाइंड करो, चलो क्या आता है बताओ मुझे। पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट लेना है, 24 किलो न्यूटन का 24 न्यूटन का मूवमेंट क्या आएगा, उसी पॉइंट से जा रहा है तो उसका मूवमेंट जीरो हो गया। 40 न्यूटन का मूवमेंट क्या आएगा, उसी पॉइंट से जा रहा है तो उसका भी मूवमेंट जीरो हो गया। कौन बचा फिर, 32 न्यूटन। 32 न्यूटन क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, तो 32 × 4 प्लस हो गया
पॉइंट ए के अबाउट 29 न्यूटन ले लो, कितना है क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा, प्लस आएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, 29 इंटू 3 क्लॉकवाइज, फाइंड दिस कितना आता है बताओ। इसका वैल्यू आता है 215 न्यूटन मीटर, प्लस वैल्यू आया है। प्लस का मतलब क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते। यहाँ से हमें क्या पता चला, फिर हमें पता चला कि भाई इसका जो समेशन ऑफ मूवमेंट है अबाउट पॉइंट ए इज हाउ मच 215 न्यूटन मीटर। कौन सी डायरेक्शन है भाई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर ये समेशन ऑफ मूवमेंट यहाँ पे है तो रिजल्टेंट का भी इतना ही मूवमेंट आना चाहिए। ये सारे फोर्सेस का मिलकर मूवमेंट बन रहा है तो रिजल्टेंट का भी मूवमेंट इतना ही आना चाहिए। और कौन सा कैसे आना चाहिए, वो क्लॉकवाइज ही आना चाहिए रिजल्टेंट का मूवमेंट भी। अब ये मुझे बताओ हमारे पास रिजल्टेंट कैसा है, ऐसा है, तो वो मैं एक तो इधर रख सकता हूँ इस तरह से, या तो इधर रख सकता हूँ इस तरह से। अब आप बताओ मुझे इन दोनों में से कौन सा वैलिड है, कौन सा सही है। आर यू थिंकिंग विथ मी। पॉइंट ए के अबाउट ये वाला अगर रिजल्टेंट मानता हूं मैं तो ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा, चलेगा क्या। पॉइंट ए के अबाउट ये वाला रिजल्टेंट अगर मैं मानता हूं, इस साइड पे ऐसा मानता हूं, तो ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा, चलेगा क्या। कौन सा चलेगा, ये ऊपर वाला चलेगा, क्योंकि क्या कर रहा है ये क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहा है। हमारा रिजल्टेंट कौन है, हमारा रिजल्टेंट वो है जो क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करे। तो ये क्या है, ये रिजल्टेंट वैलिड है, दिस वन इज रॉन्ग, दिस इज इनवैलिड। तो यहां से हमें पता चल गया कि भाई रिजल्टेंट ए के लेफ्ट साइड में आने वाला है, इतना तो फिक्स है। अभी हमें ये पता नहीं है कि यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, नजदीक आएगा, कितने डिस्टेंस पे आएगा, ये अभी तक हमें पता नहीं है। लेकिन हमें इतना पता चल गया, कहाँ से, ये वैल्यू से, कि भाई वो ए पॉइंट के इस साइड पे आएगा। अदरवाइज ए पॉइंट के उस साइड पे जाते ही वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट तैयार करना शुरू कर देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके सारे फोर्सेज जो है सब मिलके क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट को भी क्लॉकवाइज मूवमेंट ही क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो उसके लिए उसे ए पॉइंट से इसी साइड पे आना पड़ेगा, इतना तो समझ गए। अब जैसे ही हमें ये फिक्स हो गया कि भाई ये इस साइड पे आने वाला है, तो इसका काम खत्म हो गया। ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, वैसे मैंने लिख के बताया आपको, ड्रॉ करके बताया, करने की जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ ऐसा इस तरह से पेन रखना है, पॉइंट ए के नजदीक लेके जाना है, इस साइड पे रख के देखना है, क्लॉकवाइज कर रहा है तो ये सही है, इस साइड पे रख के देखना है ये एंटी क्लॉकवाइज गलत है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, इस तरह से इसको लोकेट कर दिया। अभी हमें क्या चाहिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, उसे बोलते हैं डी, हम उसको सिग्निफाई करेंगे डी। रिजल्टेंट का पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये अगर ढूंढना है तो क्या करोगे बताओ, वेरी सिंपल, वेरी कॉमन सेंस। हमें मूवमेंट की वैल्यू पता है, तो उस मूवमेंट की वैल्यू को क्या करो, समेशन ऑफ मूवमेंट मस्ट बी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स मतलब कौन, रिजल्टेंट ना, तो रिजल्टेंट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। रिजल्टेंट की वैल्यू में पता है, पुट द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट एंड यू विल गेट द डिस्टेंस। तो ये डी इधर आर इधर आ जाएगा तो डी मिल जाएगा, तो डी क्या मिलेगा, समेशन ऑफ मूवमेंट डिवाइड बाय रिजल्टेंट। सो यहाँ से हमें डी डिस्टेंस मिल जाता है, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि भाई उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ए से। और दूसरा मोस्ट कॉमनली क्या पूछते हैं, वो पूछते हैं कि भाई एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट कितना है और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट कितना है। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो, तो ये अगर एक्स एक्सिस है और ये अगर वाई एक्सिस है, तो ये रिजल्टेंट एक्स एक्सिस को जहां पे कट करता है उस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, एक्स बार जनरली बोला जाता है उसको। और वो रिजल्टेंट वाई एक्सिस को जहां पे कट करेगा उस पॉइंट से वर्टिकल डिस्टेंस को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो मोस्ट कॉमनली आपको ये दो चीजें निकालने को बोलते हैं। तो ये दो चीजें निकालने का फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा। अब पहले तो क्या करो, इस राइट एंगल ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो। मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा मैग्नीफाई करता हूँ। तो ये हो गया रिजल्टेंट, ये आपका एक्स इंटरसेप्ट और ये आपका वाई इंटरसेप्ट। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी कहाँ पे है, देखो ये आपका डी है, ये मेरा क्या है एक्स बार और ये मेरा क्या है वाई बार। मुझे बताओ थीटा कहाँ पे, ये जो हमने वैल्यू फाइंड की है या यहाँ पे कहाँ आएगी, वो हमेशा एक्स एक्सिस की काउंट हो जाती है। तो ये हमारा थीटा है, तो ये हमारा थीटा है, ठीक है। अभी यहाँ तक तो क्लियर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है, एग्री। अब मुझे बताओ ये छोटा वाला ट्रायंगल ऑब्जर्व करो, कौन सा वाला, ये छोटा वाला ट्रायंगल देखो, यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इसमें कौन सा साइन थीटा लेके देखो क्या बनता है, बताओ मुझे साइन थीटा क्या आएगा, व्हाट विल बी साइन थीटा। कौन से ट्रायंगल के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये छोटे वाले ट्रायंगल के लिए साइन थीटा क्या आएगा, थीटा के सामने वाली बाजू मतलब डी और हाइपोटेनियस क्या आएगा एक्स बार। तो यहां से मुझे एक्स बार मिल जाता है डी बाई साइन थीटा। और अब बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, बड़े वाले ट्रायंगल में क्या है, ये बड़ा वाला देखो, इसमें tan थीटा लेके देखो क्या आता है बताओ। tan थीटा क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि y बार और x बार के फॉर्म में मुझे आंसर चाहिए। तो क्या आएगा tan थीटा बताओ, y बार डिवाइड बाय x बार। कभी भी गलती मत करना, साइन थीटा लेके नहीं चलेगा। साइन थीटा क्या आएगा, y बार डिवाइड बाय r नहीं चलेगा। y बार ये डिस्टेंस है, r हमारा क्या है फोर्स है, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय फोर्स कभी साइन थीटा नहीं आएगा, गेटिंग और नॉट।
अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है, आइदर यूज इट इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस और इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंसेस। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री जो यूज कर रहे हैं ये वाला, ये इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंसेस ट्रिग्नोमेट्री को यूज कर रहे हैं, फोर्सेस के फॉर्म में यूज नहीं कर रहे, ठीक है ना, एफ एक्स एफ वाई नहीं ले रहे। हाँ, तो अभी मुझे बताओ tan थीटा यहाँ पे क्या आएगा। मैंने इसलिए tan लिया क्योंकि मुझे इन दोनों के फॉर्म में चाहिए रिलेशन। तो tan थीटा क्या आएगा, ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए क्या आएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये बाजू वाली हो जाएगी और ये सामने वाली हो जाएगी। तो tan थीटा क्या आता है, सामने वाली डिवाइड बाय बाजू वाली, सामने वाली डिवाइड बाय बाजू वाली। तो यहाँ से y बार क्या आएगा बताओ, तो y इंटरसेप्ट आता है x बार इंटू tan थीटा। नाउ इन दो फॉर्मूले से, ये तीन फॉर्मूले से हम उसका लोकेशन ढूंढ सकते हैं। मतलब हमारे हम क्या करेंगे, पहला नंबर ये करेंगे, दूसरा नंबर ये करेंगे, तीसरा ये करेंगे और लास्ट फोर्थ। ये स्टेप जो थी हमारी अब तक की कॉमन स्टेप्स थी, इसके लिए कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए। जब भी हम जनरल फोर्स सिस्टम में एंट्री करेंगे, हम ये पांचवा वाला स्टेप स्टार्ट करेंगे जिसमें हम समेशन मोमेंट निकालेंगे। उसको यूज करके हम डिस्टेंस डी फाइंड करने के लिए छठा स्टेप करेंगे। उसके बाद ये 7 नंबर करेंगे एक्स बार फाइंड करने का काम, और 8 नंबर करेंगे वाई बार फाइंड करने का काम। तो इन 8 स्टेप्स में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। इस तरह से हमें एक्स इंटरसेप्ट भी पता चल जाएगा, वाई इंटरसेप्ट भी पता चल जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी भी पता चल जाएगा, ठीक है। अभी ये एक मेथड हो गया, इसको एक अल्टरनेट मेथड भी है, ठीक है ना। जिनको ये tan थीटा sin थीटा नहीं समझ में आ रहा है, जिनको ये नहीं पल्ले पड़ रहा है, तो उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री छोड़ के भी एक दूसरा मेथड है, वो समझाता हूँ। अभी उससे पहले मैं एक कंक्लूजन करके देता हूँ। अभी हमेशा याद रखो, इसका ये क्वाड्रेंट आ सकता है, कब आएगा ये, जब ये प्लस में जाएगा, ये भी प्लस में जाएगा, तो इस तरह से रिजल्टेंट दिखेगा आपको। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो इस केस में रिजल्टेंट इस तरह से ओरिएंट करेगा, ये वाला इस तरह से, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा वो। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, उसका x भी निगेटिव है, उसका y भी निगेटिव है, तब रिजल्टेंट इस तरह से दिखेगा। ये सब कुछ आपको कब पता चल जाएगा, पहले दोनों स्टेप के बाद ही पता चल जाएगा कि उसका ओरिएंटेशन क्या होने वाला है। वो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा। इधर क्या रहेगा, ये x प्लस रहेगा, y माइनस रहेगा, ठीक है ना। ये सब कुछ हमें पहले दो स्टेप्स में ही आइडेंटिफाई हो जाने वाला है कि ये कौन से डायरेक्शन में उसका ओरिएंटेशन है। एक बार ओरिएंटेशन हो गया, फिर आपको ये x बार और y बार निकालने के लिए सिर्फ फॉर्मुलेशन यूज करना है। यही फॉर्मुलेशन कोई भी केस रहने दो, आप इसको किसी भी डायरेक्शन से रोटेट कर लो, आपको ये डेरिवेशन करने के बाद में आपको फॉर्मूला यही मिलने वाला है। 7 नंबर और 8 नंबर हमेशा यही होने वाले, ये भी 6 नंबर भी हमेशा यही होने वाला है। तो फॉर्मूला कभी नहीं बदलेगा। ट्रिग्नोमेट्री के ओरिएंटेशन अलग हो जाएंगे, उसको उल्टा करोगे तो उधर अलग सा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, उसमें फॉर्मूले अप्लाई करोगे साइन और टैन के, आपको आंसर यही मिलने वाला है। गेटिंग और नॉट। तो हर बार आपको ये इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम ड्रॉ करके फिर इनको लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका पता चल जाएगा। एक्स बार निकालना रहेगा तो पहले डी निकाल लो, डी को साइन थीटा से डिवाइड कर दो, उसके बाद वाई बार निकालना रहेगा तो एक्स बार इंटू टैन थीटा कर दो। ये आप बाय प्रैक्टिस कर लोगे। अगर याद नहीं भी आया तो आपने जो मैंने मेथड बताया, इस मेथड से उसको रिकॉल भी कर सकते हो। ये मेथड फॉलो करना है तो बोल रहा हूँ। अगर ये ट्रिग्नोमेट्री चाहिए नहीं, हमको ये साइन थीटा कॉस टैन थीटा यूज ही नहीं करना है, अगर ऐसे केस है तो दूसरा क्या मेथड है देखता हूँ, मैं बताता हूँ। तो अभी मैंने क्या किया, लास्ट केस वही लिया है, इसमें जो कुछ वैल्यू है वैसे के वैसे मैंने कॉपी किया है। अभी मुझे क्या करना है, सिर्फ इसको अलग मेथड से मैं कर सकता हूँ। देखो कैसे। अब मेरे पास एक बार रिजल्टेंट का मूवमेंट मिल गया, मुझे क्या है, समेशन ऑफ मूवमेंट मिल गया, मतलब रिजल्टेंट का भी मूवमेंट मिल गया, उसकी डायरेक्शन भी पता चल गई। तो वहां से मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलता था कि मेरा कौन सा रिजल्टेंट वैलिड है। दो रिजल्टेंट हर बार आने वाले हैं, एक है इस साइड पे एक आएगा, एक है उस साइड पे एक आएगा। दोनों में से कौन सा रिजल्टेंट वैलिड होने वाला है, वो मुझे कहाँ से पता चलने वाला है, ये होने के बाद वो इंफॉर्मेशन और ये इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ कोरिलेट करने के बाद मुझे पता चलेगा कि रिजल्टेंट का मोमेंट क्लॉकवाइज आना चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए। उस हिसाब से मैं पता लगा लूंगा ये इस साइड पे रहेगा या इस साइड पे रहेगा। इतना आपको एक बार पता चल गया, फिर रहेगा क्या, एक्स बार की वैल्यू निकालनी और वाई बार की वैल्यू निकालनी, ये काम बाकी है। इस मेथड से हम डी को फाइंड नहीं करते हैं, डी को भी कर सकते हैं लेकिन नहीं करते जनरली, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डी के लिए करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसको आपको क्या करना है, इज इक्वल टू रिजल्टेंट इंटू डी करना है। यहां से आपको डी निकल जाता है, उसके लिए कोई अलग मेथड नहीं है, ठीक है ना। तो डी तो निकल जाएगा। अभी हमें करना क्या है, एक्स बार निकालना है और वाई बार निकालना है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। उसके लिए क्या मेथड है, देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले ये डायग्राम को समझेंगे। इसमें क्या करो, पहले इस इंटरसेप्ट पे जहां पे वो एक एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ पे इस रिजल्टेंट को अगर मैं स्प्लिट करता हूं तो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ये समेशन एफ एक्स और ये मिलेगा समेशन एफ वाई। कहाँ पे किया मैंने ये काम, रिजल्टेंट के दो कंपोनेंट्स कहाँ पे लिए मैंने, जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उस पॉइंट पे मैंने ये दो कंपोनेंट्स लिए। अब हम क्या करेंगे, मुझे बताओ, रिजल्टेंट का जो मूवमेंट है वही इन दोनों का समेशन का मूवमेंट आना चाहिए, ये दो भी उसके कंपोनेंट ही है ना।
तो यहाँ पे भी अगर मैं वेरिंगनॉस थ्योरम अप्लाई करता हूँ अलग से, अप्लाई वेरिंगनॉस थ्योरम, इसके लिए वेरिंगनॉस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, सम टोटल मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट ए शुड बी द समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट अबाउट पॉइंट ए। ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यहाँ से हमें पता है ये वैल्यू, तो इधर क्या है, ये क्या है, समेशन ऑफ मोमेंट। ये कहाँ से मिला है हमने, हमें सारे फोर्सेस का समेशन है वो मोमेंट का, वो भी सेम ही रहेगा ना, तो वो हमने निकाल लिया है। ये क्या आएगा बताओ अभी, ये आएगा, ये दो कंपोनेंट्स का समेशन, ये इसका किसके अबाउट, पॉइंट ए के अबाउट ले रहे हो, तो समेशन एफ एक्स का मोमेंट क्या आएगा बताओ, समेशन एफ एक्स का मोमेंट, वो तो उसी पॉइंट से पास हो रहा है, उसका मोमेंट तो जीरो हो गया, बचा कौन, ये वाला, ये कौन सा मोमेंट क्रिएट कर रहा है, क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है, तो समेशन एफ वाई इंटू एक्स बार, समेशन एफ वाई इंटू एक्स बार, यहां से मुझे एक्स बार की वैल्यू मिल जाती है, देखो क्या आई, व्हाट इज एक्स बार नाउ, टेल मी। सो एक्स बार कम्स टू बी टोटल मोमेंट डिवाइड बाय समेशन एफ वाई, summation of moment of all the forces divided by summation of all the y direction forces, वहां से मिलता है मुझे x इंटरसेप्ट। अभी सेम प्रोसेस में रिपीट करूंगा, इन दोनों कंपोनेंट्स को यहां से उठा के यहां पे रख देता हूं, समझो ये ऐसा करता हूं मैं। अब मैं क्या करता हूं, जो मैंने ये fx और fy यहां पे लिखे थे, इनको मैं यहां पे रिजॉल्व करता हूं जहां पे वो y एक्सिस पे कट कर रहा है। तो अगर मैं समेशन fx यहां पे लिखता हूं और समेशन fy अगर मैं यहां पे लिखता हूं, अब मुझे बताओ वेरिनॉस थ्योरम यूज करके क्या आएगा, टोटल मोमेंट विल बी समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स का मोमेंट क्या आएगा बताओ। अब मुझे ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है, तो ये समेशन एफ वाई का जो मोमेंट है वो तो जीरो हो गया, क्योंकि वो ए पॉइंट से ही पास हो रहा है ना, समेशन एफ वाई, बचा कौन, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ एक्स क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है, और डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर, वाई बार, देख रहे हो, समेशन एफ एक्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, वाई बार, तो मैं समेशन एफ एक्स इंटू वाई बार, तो यहाँ से वाई बार मिल जाएगा, समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस जो कि हमने पहले ही निकाल के रखा था, डिवाइड बाय समेशन एफ एक्स, यहाँ से हमें वाई बार मिल जाता है। तो ये दो फॉर्मूले अगर याद कर सकते हो तो ये मेथड यूज करो, वहां से एक्स बार और वाई बार मिल जाएगा, या तो आप ये मेथड यूज करो, वहां से भी एक्स बार और वाई बार निकाल सकते हो। नाउ ऑनवर्ड्स, जो कि आसान है, सबसे फास्ट काम हो जाता है, इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, याद रखने के लिए भी थोड़ा आसान है, तो ये दो फॉर्मूले यूज करके मैं आगे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने वाला हूँ। आप सारे न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूले से करके देखिए, तभी भी आंसर सारे सही आएंगे, वो मेथड भी सही रहेगा, लेकिन उस केस में हर बार आपको डी निकालना पड़ेगा, तभी आप आगे जा पाओगे, बिना डी के आप आगे नहीं जा पाओगे। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे इन दोनों एक्स बार और वाई बार निकालने के लिए मुझे डी की जरूरत नहीं है, डी निकाल के रखा तो भी ठीक, नहीं रखा तो भी ठीक, ठीक है ना। तो मैं अभी आगे से क्या करूंगा, ये दो फॉर्मूले यूज करके मैं आपको सारे न्यूमेरिकल समझा देता हूँ, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत आसान हो जाता है। देखो अभी क्या आएंगे स्टेप्स, ये 5 स्टेप्स होने के बाद में छठा स्टेप ये आएगा और ये 7वां स्टेप आएगा, तो 7 स्टेप में सारे आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि हमने डी निकाला ही नहीं है, तो डी का अगर स्टेप ऐड करते हैं तो वो भी 8 स्टेप बन जाते हैं, तो सारे न्यूमेरिकल्स को 8 स्टेप से मैक्सिमम हम सॉल्व कर ही सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट हमने ऑलरेडी मोस्टली सॉल्व ही कर लिया है। नाउ लेट अस रीड दिस क्वेश्चन, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एज शोन इन फिगर विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। अभी पॉइंट ए के विथ रिस्पेक्ट टू हमको सब कुछ करना है, ठीक है, इस केस में। Also determine the horizontal distance from point A where the resultant cuts the line ABC। अभी ये रिजल्टेंट ABC लाइन को कट करने वाला है, ABC एक्स एक्सिस ही आपका, चलो, तो आपका जो कुछ भी रिजल्टेंट आएगा वो एक्स एक्सिस को कट ही करेगा, ABC को कहीं तो भी कट करेगा, लाइन ABC को। तो वो पूछ रहा है कि ABC को राइट हैंड साइड में कट करेगा या लेफ्ट हैंड साइड में कट करेगा। देखो पढ़ो ठीक से, डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए वेयर द रिजल्टेंट कट्स द लाइन ABC। मतलब ये अगर लाइन ABC है, ये लाइन ABC है, तो आपका रिजल्टेंट इस साइड पे कट करेगा या इस साइड पे कट करेगा, वो बताओ। समझो इस साइड पे कट करता है, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये पूछा है ए से, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो उसको हम एक्स बार बोलते हैं, तो उसने इस केस में सिर्फ एक्स बार पूछा है, वाई बार को हमको पूछा ही नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे, सिर्फ हमें एक्स बार का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। समझा है प्रॉब्लम। कमेंट ऑन द वेदर इट कट्स ऑन द राइट साइड और लेफ्ट साइड, ये एक्स बार इधर आएगा या इधर आएगा, इस तरह से इधर आएगा या इस तरह से इधर आएगा, ओरिएंटेशन कैसा रहेगा वो भी पता नहीं, मैंने ये अंदाजन बताया, ओरिएंटेशन ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, या इस तरह से हो सकता है, तो वो ओरिएंटेशन भी हमें ढूंढना है। तो कैसे करोगे, पहला काम क्या है, समेशन एफ एक्स निकाल लो बिना सोचे, समेशन एफ एक्स इक्वल टू फाइंड आउट। उसके लिए क्या लगेगा, रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। रिजोल्यूशन के लिए क्या लगता है, एंगल लगते हैं, तो सारे फोर्सेस के एंगल है क्या वो पहले वेरीफाई करो।
ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 3 ही फोर्सेस है, 1 2 3, इसका एंगल दिया हुआ है, तो मतलब रिजोल्यूशन हो सकता है। तो चलो शुरू करो, एक्स डायरेक्शन के सारे फोर्सेस ढूंढने की शुरुआत करो। ये कौन सा है, 5 किलो न्यूटन, एक्स में ही है तो पूरा के पूरा ले लो उसको, 5 किलो न्यूटन प्लस में। आगे जाओ, 20 आएगा क्या, नहीं 20 तो वर्टिकल है मतलब एक्स में नहीं आएगा। 10 किलो न्यूटन आएगा क्या, आएगा। कौन सा कॉम्पोनेंट है उसका, एक्स कॉम्पोनेंट, ये वाला, तो ये पीछे जा रहा है मतलब माइनस, 30 के बाजू में आ रहा हूँ मैं, तो 10 cos 30 माइनस। अभी भी ये नहीं आ रहा है तो आपको पिछले लेक्चर देखने चाहिए। रिजोल्यूशन अगर अभी भी नहीं समझ रहा है तो आप खतरे में हो। 5 माइनस 10 cos 30 करो, कितना है, अपने हाथ में कैलसी लो और खुद करो। इट कम्स माइनस 3.66 किलो न्यूटन। माइनस साइन का काम क्या है बताओ, यहाँ से मुझे ये आरो पता चल जाता है, ये इधर जा रहा है, बात खत्म। माइनस का काम यहीं पे हो गया। अभी समेशन एफ वाई पे जाओ, बताओ समेशन एफ वाई कितना आएगा, करो खुद, पॉज करो और खुद करो, क्या आएगा बताओ। ये 5 किलोमीटर एक्स में है तो वाई में आएगा ही नहीं। 20 किलोमीटर नीचे जा रहा है तो माइनस लेंगे, -20। ये 10 का वर्टिकल कॉम्पोनेंट इधर जाना है मुझे तो ऊपर जा रहा है तो प्लस लूंगा, और 30 के अपोजिट जा रहा हूँ तो साइन लूंगा, 10 साइन 30 ऊपर। करो ये खुद कैलकुलेटर में करो और मुझे बताओ कितना आता है। -20 प्लस 10 साइन 30, ब्रैकेट्स प्रॉपर डालो, इट कम्स -15 किलो न्यूटन। माइनस का आंसर क्या हो गया, डाउनवर्ड। जैसे ही मुझे ये दो चीजें पता चल गई, मैं काम क्या करूंगा, मैं काम करूंगा रिजल्टेंट का लोकेशन। देखो अभी कैसे कर रहा हूं मैं, क्या करेंगे, आप पेन लेंगे, इस साइड पे जाएंगे, दैट इज योर समेशन एफ एक्स, माइनस में जा रहा है, समेशन एफ वाई भी माइनस में जा रहा है तो ये नीचे जाएगा। रिलेटिव वैल्यू ऑब्जर्व करो, 15 ज़्यादा है 3 छोटा है तो मैंने उसको छोटा दिखाया, और फिर इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरह से दिखाना है, इतना करके रखना है, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा को दिखा के रखो। हो गया, यहाँ तक काम हो गया। अभी आगे क्या करोगे, रिजल्टेंट की वैल्यू ढूंढनी है मैथमेटिकली, तो फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। करो खुद फटाफट, सेम स्टेप है, एंड टेल मी वैल्यू व्हाट इज रिजल्टेंट। इट कम्स 15.44 किलो न्यूटन। हो गया, आगे बढ़ो, फाइंड आउट इट्स एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाई बाय समेशन एफ एक्स mod ऑफ समेशन एफ वाई डिवाइड बाय समेशन एफ एक्स, पुट ऑल द वैल्यूज, टेक tan इनवर्स, पुट ऑल द प्रॉपर ब्रैकेट्स, कितना आता है बताओ। इट कम्स 76.28। हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट काम क्या रहेगा, अभी हमें मूवमेंट निकालना है। पांचवा स्टेप क्या होता है हमेशा, हमें मूवमेंट निकालना है, समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स अबाउट एनी पॉइंट, गिवन पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोला है, पॉइंट ए के अबाउट लेना है। क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हम प्लस लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लेते हैं। पूरे सब्जेक्ट में यही साइन कन्वेंशन में फॉलो करने वाला हूँ, ठीक है ना। एक चीज को आदत डाल लिया, उसको एक कंटिन्यू करना है। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट प्लस लो, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लो, और सब फोर्सेस का समेशन लो मूवमेंट्स का अबाउट पॉइंट ए। तो पॉइंट ए को फिक्स करो, 20 न्यूटन से शुरू करो। 20 न्यूटन क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है। कितना डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, 1 मीटर, सो 20 इंटू 1, क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस। आगे बढ़ो, 10 किलो न्यूटन। 10 किलो न्यूटन का एक्स कॉम्पोनेंट देखो कहाँ से पास हो रहा है, ए से पास हो रहा है, तो उसका मूवमेंट क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका वाई कॉम्पोनेंट ले लो, 10 साइन 30, क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो 10 साइन 30 माइनस आएगा, 10 साइन 30, ये हो गया फोर्स। उसका डिस्टेंस कितना आएगा परपेंडिकुलर बताओ, 10 साइन 30 वर्टिकल फोर्स है, तो हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, 1 + 3 4, तो 4 मीटर आया। हो गया, आगे बढ़ो, कौन है, 5 मीटर। 5 मीटर क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है, तो उसका प्लस आएगा, 5 मीटर, 5 न्यूटन किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन का कितना आएगा, प्लस क्लॉकवाइज में जाएगा। डिस्टेंस कितना लगेगा, ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। कितना है डिस्टेंस पता है क्या, डीबी डिस्टेंस चाहिए ना हमको, ये डिस्टेंस ये वाला, तो ये डायरेक्ट दिया नहीं है तो इसको निकालना पड़ेगा। तो डीबी डिस्टेंस कितना है देखो, निकालो, करो कोशिश। ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, कोई भी एक ट्रायंगल यूज करो, ये वाला यूज करो। चलो कौन सा लोगे, ये वाला और ये वाला, कौन सा रिलेशन है, tan वाला रिलेशन है ना, तो tan 30 ले लो। तो यूजिंग tan 30, यहाँ पे लिखता हूँ, tan 30 क्या आएगा बताओ, डीबी डिस्टेंस निकालना जो है मुझे, डीबी डिवाइड बाय ये वाला 3, सो 3 tan 30, डीबी कितना आया, 3 tan 30, तो 5 इंटू 3 tan 30, ये हो गया फोर्स, ये हो गया डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस 5 का मूवमेंट आ गया। ठीक है, करो ये कितना आता है बताओ, इट कम्स 8.65 न्यूटन मीटर। आंसर प्लस आया, इसका क्या मतलब है, ये क्लॉकवाइज है, तो मतलब हमारा रिजल्टेंट जो है उसने क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करना चाहिए। यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिल गया, हमारा रिजल्टेंट जो है उसने क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करना चाहिए। चलो अभी हमारा मूवमेंट का ओरिएंटेशन है हमारे पास, तो क्या करेंगे, एक्स और वाई, पहले डायरेक्ट एक्स बार और वाई बार का फॉर्मूला अगर याद होगा तो वो फाइंड कर लो। एक्स बार कितना आता है, समेशन ऑफ मूवमेंट डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ वाई, इनका मॉड लेना है, साइन को भूल जाना है।
करो कैलकुलेट, कितना आता है एक्स बार, 8.65 डिवाइड बाय 15, तो वाई बार कितना आएगा। वैसे पूछा नहीं हमको वाई बार, तो वाई बार निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, पूछा ही नहीं तो क्यों निकालेगा। एक्स बार को, एक्स लाइन एबीसी लाइन को कहाँ कट कर रहा है उतना पूछा है, मतलब एक्स बार पूछा है, तो हमने 0.58 निकाल कर रख दिया। अब हम डायग्राम को निकालेंगे, हम पॉइंट ए के लेफ्ट साइड में जा रहा है या राइट साइड में जा रहा है इसको देखेंगे। तो पहले उसके लिए क्या करूंगा, मैं एबीसी लाइन निकाल लेता हूँ, लाइन एबीसी, ये हो गया पॉइंट ए, एग्री। अभी ए के लेफ्ट साइड में जा रहा है राइट साइड में जा रहा है इतना हमको चेक करना है, ये हमें पूछा है। देखो कमेंट वेदर इट कट्स राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए के राइट में कट कर रहा है या लेफ्ट में, राइट में या लेफ्ट में, वो पूछा है। उसके लिए क्या करेंगे, मैंने क्या ट्रिक बताया, पेन को कहाँ पे रखेंगे, इस डायग्राम के ऊपर रखेंगे। रिजल्टेंट का हमारा ये ओरिएंटेशन है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो पेन को यहाँ से उठाएंगे और कौन सा मूवमेंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए, क्लॉकवाइज आना चाहिए। तो पेन को यहाँ पे उठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, करो मूवमेंट कौन सा आ रहा है, ये ए के अबाउट, ये ए है, ये ए है, तो क्या आएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये गलत है। इधर जाएगा तो क्लॉकवाइज, तो ये सही है। मतलब हमारा जो रिजल्टेंट है इस ओरिएंटेशन में आने वाला है, तो इसको इस तरह से मैं अगर निकालता हूँ तो रिजल्टेंट ऐसा कुछ आना चाहिए, सही है, एग्री। अभी हमें क्या पूछा है, एक्स बार पूछा था, जो कि हमने निकाल के रखा है ऑलरेडी, तो दिस इज योर एक्स बार, तो दैट इज योर फाइनल आंसर। इट कट्स एट विच साइड, दिस इज राइट साइड, इट इज कटिंग एट राइट साइड ऑफ ए के राइट साइड में। अभी यूनिवर्सिटी में इसी सवाल को पूछा था एक बार, सेम सवाल रिपीट हुआ है, उसमें पूछा उसने कि भाई विथ रिस्पेक्ट टू बी बताओ कि उसका डिस्टेंस कितना है, और बी के लेफ्ट साइड में कट कर रहा है, राइट साइड में कट कर रहा है। अब मुझे बताओ ये डिस्टेंस एक्स बार हमारा कितना आया है, 0.58, मतलब ये डिस्टेंस 0.5 है हमारा। तो यहाँ से अगर मैं 0.5 जाऊंगा तो 1 से पहले रहूंगा, तो हमारा रिजल्टेंट यहाँ पे कहीं आने वाला है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये एक्स बार कितना बोल रहा है, वो 0.58 बोल रहा है, ठीक है ना, ए से, तो वो 1 से कम ही रहे, मतलब बी के इधर आ गया। तो अगर मैं यही सेम प्रोसेस अगर विथ रिस्पेक्ट टू बी करता हूं तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम पे एक्स बार आपका क्या आएगा पता है, 1 माइनस 0.58, 1 माइनस 0.58 कितना आता है, 0.42 समथिंग आएगा। तो उस केस में अगर उस सवाल का आंसर में एक्स बार क्या आएगा, 0.42 आएगा। इस प्रोसेस से जाओगे तो आपको पता चलेगा। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सारे फोर्सेस का समेशन मोमेंट लेना पड़ेगा, अबाउट पॉइंट बी लेना पड़ेगा उस केस में, ठीक है ना, और उसको इक्वेट करना पड़ेगा, ये फॉर्मूले में डालना पड़ेगा। तो उस केस में ये पहले 4 स्टेप्स तो सेम ही रहेंगे, सिर्फ ये वैल्यू बदल जाएगा, क्योंकि आपका मोमेंट का पॉइंट बदल गया, बी बदल गया, बी कर दोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आपका अलग आएगा। ये आंसर यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 0.42, और वो अगर आपको मोमेंट आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा शायद, तो आपको बी के इस साइड पे रखना पड़ेगा, तब वो एंटी क्लॉकवाइज देगा, ठीक है ना। तो कितने डिस्टेंस, 0.42 डिस्टेंस बी के लेफ्ट साइड में आंसर आएगा। ये अब आंसर क्या आया, राइट साइड ऑफ ए, उस सवाल का आंसर क्या आएगा, लेफ्ट साइड ऑफ बी, लेफ्ट साइड ऑफ बी एंड राइट साइड ऑफ ए, बोथ आंसर्स आर सेम, द क्वेश्चन इज सेम, ओनली द पॉइंट चेंज कर दिया उसने पूछने के लिए। ऐसा भी एक सवाल आ चुका है, देखो ऐसा, देखो ये वाला, यहाँ पे क्या पूछा उसने, देखो बी के अबाउट पूछा है, तो उस केस में आपका रिजल्ट यहाँ पे आने वाला है, कितना डिस्टेंस रहेगा एक्स बार, 0.42 के आसपास आएगा कुछ, ठीक है। रिजल्टेंट की वैल्यू उतनी आएगी, मोमेंट की वैल्यू बदल जाएगी। होमवर्क, ठीक है, नाउ ये आप होमवर्क पे कंप्लीट कीजिए। इसके ऊपर मोर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक अगर समझाए तो ठीक है, इसको नहीं समझाया तो फिर से रिवाइज करो। अगर मोमेंट के कंसेप्ट पेंडिंग है तो मोमेंट का पहला लेक्चर देख लो, अगर रिजोल्यूशन कैसे करते हैं उसका कंसेप्ट पेंडिंग है तो रिजोल्यूशन का लेक्चर देख लो, बैरिग्नॉस थ्योरम नहीं समझ रहा है तो आप उस लेक्चर में रिफर करो, और फिर यहाँ पे आओ, ठीक है ना। मैकेनिक्स ये सीक्वेंस में पढ़ने का सब्जेक्ट है, ऐसे कहीं पे भी कुछ भी पढ़ोगे तो नहीं समझेगा, बीच में ही देख रहे हो लेक्चर को तो नहीं समझेगा। आपको अगर देखना है तो पूरा लेक्चर सीरीज सीक्वेंस ले अवेलेबल है, मेरा यूट्यूब चैनल है आपको पता है बोध निधि, उसके ऊपर भी ये पूरा सीरीज अवेलेबल है। तो वहाँ पे जाओ, सीरीज को पहले से शुरू करो, पहले लेक्चर से शुरू करो और ठीक से सुन के फिर यहाँ तक आओ, तो आपको बेटर समझेगा, आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर शॉर्टकट पढ़ना चाहते हो एग्जाम पास करने के लिए तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये ऐसा कैसा सवाल आ गया तो कर पाओगे, शायद सवाल ट्विस्ट हो गया तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो पूरा अंडरस्टैंडिंग अगर ग्रो करना है, खुद को अगर बिल्ड करना है, खुद का लॉजिक डेवलप करना है, तो लेक्चर सीरीज को शुरू से सुनो, पूरा सुनो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, अभी इसके ऊपर की न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे और, ठीक है। थैंक यू, सी यू।